हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की एसएसटी का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ मनी एंड बैंकिंग, इस चैप्टर का ये पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 जो है वो पढ़ाया था, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखा है तो पहले मैं यही सजेस्ट करूँगी वो पार्ट 1 जाके देख लें। ठीक है, जब तक आप पार्ट फर्स्ट नहीं देखोगे तब तक आपको आगे का भी चैप्टर जो है वो समझ नहीं आएगा। तो क्या क्या हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि मनी जो है वो कैसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना, ठीक है, उसको कैसे एक्सेप्ट किया गया, कौन उसको ऑथराइज करता है, मनी किसको, नोट्स को और कॉइन्स को, ठीक है, ऑथराइजेशन किसके द्वारा दी जाती है। फिर उसके बाद मैंने आपको डिफरेंट एवोल्यूशन ऑफ यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जो हुई मनी के साथ उसके बारे में बताया। मॉडर्न फॉर्म्स क्या है मनी के उसके बारे में बताया। डिमांड ड्राफ्ट क्या है, डिमांड डिपॉजिट क्या है, चेक क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज क्या हमने पढ़ना है, देखिए ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम देखेंगे बैंक क्या है और बैंक्स की टाइप क्या है। बैंक वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप जाके अपना पैसा जो है वो डिपॉजिट करवाते हो, ठीक है। अब क्या है, बेस्ड ऑन देयर नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ बैंक्स कैन बी ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। 4 तरीकों से हम बैंक को क्लासीफाई करते हैं, जिसमें पहला आ जाता है कमर्शियल बैंक, दूसरा आता है सेंट्रल बैंक, तीसरा आता है कोऑपरेटिव बैंक और चौथा आता है स्पेशलाइज्ड बैंक। एक एक करके हम इनको देखेंगे। तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पीपल एंड आल्सो यूजेस मनी विद इट फॉर लेंडिंग पर्पसेस, दैट इज़ लोन। क्या है, कमर्शियल बैंक्स जो हैं ये क्या करते हैं, लोगों से पैसा जो है वो डिपॉजिट मतलब कर लेते हैं और उसी पैसे को ये यूज़ करते हैं लेंडिंग पर्पसेस के लिए। लेंडिंग का मतलब होता है उधार देना, ठीक है, जैसे कि लोन हो गया। अब लोगों को, अब बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा, जो लोग हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं वही पैसा जो है वो आगे जाता है। कभी वो क्रेडिट कैश के फॉर्म में चला जाता है, कभी वो लेंडिंग फॉर्म्स में चला जाता है, कभी वो लोन की फॉर्म में चला जाता है। देयर आर सब पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स फॉर एग्जाम्पल स्टेट, जैसे कि कुछ जो हैं, जैसे कि जो क्या करते हैं कमर्शियल बैंक्स जो हैं हमारे पास हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे आपके ये देखिए क्या है, आपके पास एसबीआई जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, फिर बैंक ऑफ इंडिया जिसको बीओआई बोलते हैं। ये कुछ ऐसे कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है। और भी हैं आगे इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जिसको बीओबी बोलते हैं। ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो कि क्या हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं और इन्हीं बैंक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, लोन्स ले सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा किसान को लोन दिया जाता है, गरीब लोगों को लोन दिया जाता है ताकि वो अपने घर बना सके, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं जो कि लोन को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। देयर आर अदर प्राइवेट सेक्टर्स कमर्शियल बैंक्स विच आर अंडर प्राइवेट सेक्टर सच एज आईसीआईसी बैंक, जे&के बैंक, एचडीएफसी बैंक। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई जे&के बैंक तो गवर्नमेंट है। हाँ भाई है, तो ये इसको गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, सेमी गवर्नमेंट बोलेंगे, ठीक है। ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाता है। और कुछ प्राइवेट सेक्टर के भी कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे आईसीआईसी बैंक हो गया, जे&के बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। ये बैंक भी एज अ मतलब दूसरे बैंकों की तरह ही काम करते हैं और ये भी लोन जो है वो लोगों को देते हैं। और इन बैंक्स के अंदर भी क्या है, पैसा जो है वो लोगों का डिपॉजिट किया जाता है। दूसरा हमारे पास आता है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक जो है ये एक अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कंट्री का, ठीक है। ये क्या करता है, इशू करता है, प्रिंट करता है। मैंने आपको आरबीआई के बारे में बताया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी को सेंट्रल बैंक जो है उसी को आरबीआई बोला जाता है। तो ये क्या करता है, नोट्स को प्रिंट करता है और ये हमारी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है, यानी कि जितने भी पैसों से रिलेटेड धन संबंधी जो भी चीज़ें होती हैं उसको ये रेगुलेट करता है। इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक को आरबीआई का नाम दिया गया है, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपके इंडिया के जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी नोट्स हैं, वो इसी बैंक के द्वारा जो है वो प्रिंट होकर आते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे बैंक्स जो हैं वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उनको चलाती हैं और जिनको गवर्न जो है वो स्टेट का लॉ करता है, जिसमें वो ऑपरेट किए जाते हैं, जैसे उन्हीं को कोऑपरेटिव बैंक बोला जाता है। और ये कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं ये 2 तरह के होते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब होता है जो लोगों को कोऑपरेट करता है, जैसे अब किसान, आपको मैंने बोला ना एग्रीकल्चर फंड वगैरह लिया जाता है, तो एक होता है एग्रीकल्चर, दूसरा होता है नॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है ये रूरल गाँव में होता है और नॉन एग्रीकल्चर जो है ये अर्बन एरियाज़ में होता है। तो रूरल एरियाज़ में कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं ये क्या करते हैं, क्रेडिट देते हैं। क्रेडिट यानी कि कैश देते हैं फार्मिंग के लिए,
किसान खेती बाड़ी के लिए, पशुओं के लिए, फिशरी के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या करते हैं, पैसा देते हैं लोन के नाते, ठीक है। और अर्बन एरियाज़ में कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो क्रेडिट देते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ के लिए। दैट मीन्स कि जैसे कोई इंसान जो है वो अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता है, अपनी इंडस्ट्रीज़ बनाना चाहता है, अपनी गुड्स को बेचना चाहता है या ख़रीदना चाहता है, ठीक है, जैसे रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न हो गया, पर्सनल फाइनेंस हो गया, इन सब को चलाने के लिए जो ये कोऑपरेटिव बैंक जो है ये अर्बन एरियाज़ के अंदर काम करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। अब क्या है, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। मैंने आपको बताया था सेविंग डिपॉजिट्स, वो मैंने आपको डिपॉजिट्स बताए थे कि किस किस तरह से होते हैं। जो मैंने आपको डिपॉजिट्स के बारे में बताया था ना, उसी सेम वही डिपॉजिट जो है वो बैंक अकाउंट्स भी हैं। स्टूडेंट्स, जैसे आपको मैंने आपको अभी बताया था ना टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से थे, जिसमें मैंने आपको बताया था सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट, उसके बाद था आपका रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, ये सब बताया था ना। इसी तरह से आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट वन आ गया सेविंग अकाउंट। तो क्या है सेविंग अकाउंट? सेविंग अकाउंट एक तरह का अकाउंट है जिसको कोई भी ओपन कर सकता है, कोई भी पर्सन, यानी कि उसकी चाहे दिन की तनख्वाह 50 रुपये है, चाहे वो 150 रुपया है, चाहे वो 200 रुपया है, चाहे वो 1 करोड़ है या चाहे वो 20 करोड़ है, ठीक है। एक इंसान उसकी चाहे कोई भी इनकम जितनी भी हो वो ये इस अकाउंट को खुलवा सकता है। ये एक एक्चुअली एक सेफ्टी अकाउंट है जिसका मेन मोटिव क्या है कि लोगों के पैसे को सेव करके रखना, ठीक है। जो घर पे, मतलब जैसे आप घर पे रखोगे तो चोरी चकारी होने का खतरा होता है। ऐसा नहीं है कि बैंक्स में नहीं होता, बैंक्स में भी होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी जो है वो होती है और घरों में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं हो पाती है। इसीलिए घरों में पैसा चोरी ना होने से या चोरी होने से बचाने के लिए उन पैसों को क्या कर दिया जाता है, सेविंग अकाउंट्स में डलवा दिया जाता है। और यहाँ पे ये ब्रैकेट में दिया हुआ है कि भाई घर पे अगर आप कहीं पे भी अपने मम्मी पापा की अगर पैसे आप देखते हो तो आप उसको एक अच्छी सेफ जगह पे रख सकते हो या रखा करो। तो इस तरह का अकाउंट जो होता है ना, इसके ऊपर भी आप विड्रॉल जो है यानी कि पैसा निकलवा सकते हो, लेकिन इसकी एक पीरियडाइजेशन होती है, पीरियडिकली आप इसको पैसा निकलवा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, आप ATM का यूज़ करके आप सिर्फ 20,000 जो है एक दिन के अंदर जो है एक बार में आप निकाल सकते हो। इसकी लिमिट आई थिंक 60,000 है या फिर 40,000 है, इतनी ही है, यानी कि एक दिन के अंदर आप सिर्फ 40,000 रुपीज़ जो है वो विड्रॉ करवा सकते हो, ठीक है। सेकंड अकाउंट आपका आता है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट जो है इसको ज़्यादातर बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, जो कि अपना पैसा जो है वो इस करंट अकाउंट में सेव करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, जमा करवाते हैं और उसको दिन में कई बार निकलवाते हैं। क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं उनको अपना पैसा जो है वो मतलब कभी ट्रांजेक्शन करनी होती है, कभी लेना होता है किसी से, किसी को देना होता है, तो इसीलिए इनके लिए एक अलग से अकाउंट होता है जिसमें ये अपना पैसा जमा करवा सकते हैं और दिन में कितनी बार भी ये विड्रॉ करवा सकते हैं। बैंक जो है वो इनको मल्टीपल डिपॉजिट्स करने की परमिशन देता है और विड्रॉवल फैसिलिटी जो है इसके अंदर जो है वो उनको अवेलेबल होती है। नेक्स्ट आपका आता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो है ये एक तरह का अकाउंट है जिसमें डिपॉजिट जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट, यानी कि कुछ एक लिमिटेशन होती है अमाउंट की और एक सर्टन पीरियड का टाइम होता है, उसमें ये अपनी लिमिटेशन जो है वो करवा सकते हैं। यानी कि आपने जैसे FD करवाते हैं ना, 2 लाख की FD करवाई और 2 सालों के लिए करवाई समझो, तो आपने FD तो करवाई, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा और इस पे आप अपना पैसा जो है वो इस FD से नहीं निकलवा सकते, और अगर आप निकलवाओगे तो आपको इससे नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है। नुकसान इन द सेंस कि अगर आपको वो 2 साल के बाद 2,40,000 रुपया मिलेगा, लेकिन अगर आपने बीच में ही निकलवा लिया तो आपको क्या होगा, वो शायद आपको 1,00,000 कुछ हज़ार जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए आपको नुकसान जो है वो इससे झेलना पड़ता है। तो क्या होता है, यहाँ पे बोला है कि जब आपका टाइम पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है, जिसको मैच्योरिटी बोला जाता है, यानी कि जब आपने 2 साल आपके पूरे कंप्लीट हो गए, यानी कि 2 साल की मैच्योरिटी आपको मिल गई, तो आप अपना अमाउंट जो है इंटरेस्ट के साथ, प्रिंसिपल अमाउंट जो, यानी कि अगर आपने 2 लाख डिपॉजिट किया था, उस 2 लाख के ऊपर आपको 20,000 या 30,000 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वो आप ईजिली निकाल सकते हो। फिर आपका आता है रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है, ये इस तरह का अकाउंट है जिसमें आपको बैंक के अंदर मंथ टू मंथ जो है वो पैसा जमा करवाना होता है, या आप मंथ में भी करवा सकते हो, 3-3 महीने का भी करवा सकते हो, 4-4 महीने का भी करवा सकते हो, और एक टाइम पीरियड के होने पर आप वो पैसा जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हो। यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि बैंक के अंदर कौन कौन सी टाइप्स जो है बैंक की वो आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है वेरियस ट्रांजैक्शंस इन बैंक। किस किस तरह से आप पैसा लेन देन कर सकते हो। तो डिफरेंट तरह की ट्रांजैक्शंस जो है वो बैंक के अंदर की जाती हैं। जैसे आपका आ गया डिपॉजिट एंड विड्रॉवल्स।
पैसा जमा करवाया और उसको निकाला। ठीक है, अब इसमें क्या है, वी कैन डिपॉजिट एनी अमाउंट इनटू द बैंक एंड विदड्रॉ एट एनी टाइम वी वांट। यानी कि हम कोई भी तरह का, यानी कि हमने 100 रुपया जमा करवाया, 200 करवाया, 1 करोड़ करवाया, 1 लाख करवाया, 10,000 करवाया, मतलब कितना भी अमाउंट हम बैंक के अंदर जमा करवा सकते हैं और उसको किसी भी टाइम हम अपनी मर्जी के, मतलब जब हमारा मन होगा हम उसको निकलवा सकते हैं। हमें क्या करना होगा, डिपॉजिट फॉर्म को सबमिट करना होगा और अपना जो अमाउंट है उसको लिखना होगा और वो पे स्लिप्स के थ्रू हमें उनको, बैंक वालों को देना होगा। जब वो विड्रॉवल स्लिप लेंगे, अब आपको काउंटर पे जाके वो विड्रॉवल स्लिप देनी होगी और फिर वो आपको आपका पैसा जो है, जितना पैसा आप निकलवाना चाहते हैं वो आपको रिटर्न करेंगे। सेकेंड आता है लोन्स एंड एडवांसेस। तो क्या है, कभी कभार हमें पैसे की ज़रूरत भी पड़ जाती है, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है, तो इफ़ वी आर इन नीड ऑफ मनी वी कैन अप्रोच द बैंक एंड आस्क फॉर मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। तो क्या है, जब हमें कई बार पैसों की ज़रूरत होती है और हम बैंक के अंदर जाते हैं, तो हम जो है वो बैंक के अंदर जाके पैसे की डिमांड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन, जिनको लोन बोला जाता है। हमें क्या है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पहले से ही बैंक में अकाउंट होना चाहिए। हाउ इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट बैंक रिक्वायर्स कंप्लीशन ऑफ ऑल नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ बिफोर ग्रांट ऑफ एनी लोन। इसको एक चीज़ जो है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि वो ये चीज़ क्या है, कि आपको लोन लेने के लिए जितनी भी बैंक की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसकी कंप्लीशन करना ज़रूरी होता है। जब तक आप वो कंप्लीट नहीं करोगे, वो फॉर्मेलिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे आपके पास इतना आपकी इनकम होनी चाहिए, इतना आपके पास पैसा होना चाहिए, इतना आपके पास रोज़गार होना चाहिए जिससे आप बैंक के उन लोन्स की किस्तों को, इंस्टॉलमेंट्स को क्या कर सको, पे कर सको। ठीक है, उसके बाद आता है यूटिलिटी पेमेंट्स। किस तरह से आप बैंक से लेन देन कर सकते हो। तो वी मेक पेमेंट ऑफ यूटिलिटी सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फीस एक्सेट्रा। नाउ अ डेज यूजिंग बैंक डेबिट क्रेडिट कार्ड वी कैन पे एट द लोकल शॉप ऑल्सो। यूटिलिटी पेमेंट्स में आपने देखा होगा कि कई बार आपको बैंक में जाके बिजली का बिल जो है वो पे करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी फ़ीस आपकी होगी, जैसे स्कूल फ़ीस होती हैं, कॉलेज की फ़ीस होती है, रीएवल्यूशन की फ़ीस होती हैं, इनको आपको पे करना पड़ता है। एग्जामिनेशन फ़ीस होती है, इनको आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो आप क्या, यहाँ पे यही बोला हुआ है कि बहुत सारी ऐसी पेमेंट्स होती है जो यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, बैंक में जाना पड़ता है और वहाँ पे जाके एक स्लिप होती है, उसमें अपना पैसा वगैरह भर के और अपना, और साथ में आपका जो बिल होता है उसको दिखाना पड़ता है, तो वो पैसे जो है वो बैंक जो है वो काट लेता है। ठीक है, आजकल जो है वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी लोकल शॉप्स पे भी ये सारी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। फिर आता है लॉकर फैसिलिटी। बैंक जो है वो लॉकर्स देता है लोगों को, ताकि वो अपने प्रीशियस एसेट्स जो है, अपनी कीमती संपत्ति जो है और एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जैसे ज्वेलरी हो गया, गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी के पेपर्स हो गए, सेल डीड्स हो गया, इनको वो बैंक के अंदर सेफली लॉक करके रख सकता है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट आता है आपका लोन एंड क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक, कि कैसे लोन और क्रेडिट एक्टिविटीज़ जो है वो बैंक से ली जाती हैं या उनकी फॉर्मेलिटीज़ क्या है, वो सारा यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए, यहाँ पे यही बोला हुआ है कि अब अगर आप बैंक को और जानना चाहते हो, तो लोग जो है वो वहाँ क्या करते हैं, अपना पैसा जमा करवाते हैं बैंक के साथ, और बैंक उनको क्या करता है, सिक्योरिटी देता है और साथ ही साथ में उनको डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट भी देता है। बैंक अपने पास उस डिपॉजिट की कुछ मनी जो है वो अपने पास रखता है, जिसको वो उन लोगों को देता है जिन लोगों को उस पैसे की ज़रूरत होती है, एज अ लोन। ठीक है, किराए पे या उधार बोल सकते हो। चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है, टू मेक थिंग्स, यहाँ यही बोला हुआ है, टू मेक थिंग्स सिंपल लेट अस थिंक दैट। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास एक ही इकोनॉमी बैंक है। ठीक है, एक ही पैसों वाला बैंक है। लेट द बैंकिंग अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड दैट द कैश रिजर्व रेशियो इज़ 20%। तो आप क्या करिए, बैंक अथॉरिटी को ये डिसाइड करने दीजिएगा कि जो कैश रिजर्व की रेशियो है वो 20% है। सो द जो बैंक है, यानी कि जो बैंक है, यानी कि समझो मैंने 1 लाख रुपया वहाँ पे डिपॉजिट करवाया, कहाँ पे, बैंक में, और बैंक की जो रिजर्व रेशियो है वो 20% है। यानी कि अब क्या करेगी बैंक जो है वो 80,000 रुपया मेरा रिजर्व करके रखेगी, बचा कर रखेगी, और जो 20,000 रुपया है उसको वो उधार पे दे देगी। वो उधार किसी को भी दे सकती है। ऐसा नहीं है कि मेरे को 1 लाख रुपया वापस नहीं मिलेगा। अगर मैं चाहूँगी तो मैं अपना 1 लाख रुपया वापस निकलवा सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कि डिपॉजिट बैंक में इसलिए करवाया जाता है जब भी जितने पैसे की ज़रूरत हो वो बाहर निकाल दे, लेकिन क्या है, दूसरे लोगों को भी डिमांड, उनकी भी नीड्स को फुलफिल करने के लिए बैंक क्या करती है, उनको लोन दे देती है। ठीक है, so the bank must keep 20% of its current deposit in the form of cash to make cash payments to person who come to withdraw money। इसीलिए क्या है कि बैंक जो है वो 20% पैसा जो है वो उस डिपॉजिट का रख लेती है, उस डिपॉजिट से निकाल लेती है, सो दैट कि जो लोग पैसा निकलवाने आएंगे या जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत होगी वो उनको पैसा दे सके। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा।
स्टेप 1 क्या है, यहाँ पे ये डिफरेंट तरह के स्टेप्स दिए हुए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बताने के लिए, पर फिर मैं चलो बता देती हूँ कि एक पर्सन जो है जिसका नाम है ए, ठीक है, पर्सन कॉल्ड ए, यानी कि आप समझ लिए एक पर्सन है जिसका नाम है राम, उसने 100 रुपया बैंक के अंदर जाके जमा करवाया। एज अ रिजल्ट द बैंक डिपॉजिट इंक्रीजेज बाय 100, एज पर रूल द बैंक कीप्स 20% ऑफ 100 एज कैश। अब क्या है कि उस 100 रुपये में से जो 20% होगा वो क्या होगा, बैंक जो है वो अपने पास रख लेगा, और 80 रुपये, यानी कि उस 100% का 100 रुपये का 20% कितना होगा, 20 रुपये। 80 रुपये वो सेव कर देगा और 20 रुपये वो अपने पास रखेगा। सो जो 20 रुपये उन्होंने अपने पास रखे उससे वो क्या करेंगे, कैश पेमेंट्स करेंगे। अब वो क्या करेंगे, उस 100 में से 20 रुपये माइनस कर देंगे, दैट इज़ 80 रुपये। सो द बैंक कैन लैंड आउट ₹80 इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो अब बैंक क्या करेगी, उस 80 रुपये को लोन की फॉर्म में दे देगी, ठीक है। 20 रुपये उसने रखे कि अगर भाई जैसे अब 20 रुपये मैंने 100 रुपया जमा करवाया, ठीक है, वो ए पर्सन मैं हूँ, मैंने 100 रुपया जमा करवाया, तो बैंक ने क्या किया, 100 रुपया तो रख लिया, अब 100 रुपये में से 20% उन्होंने अपने पास रिजर्व रखा। 20% रिजर्व रखने का मतलब कि वो 20 रुपये जो थे उन्होंने मेरे लिए रिजर्व करके रखे कि अगर मैं कभी बैंक में जाती हूँ तो मैं उनको बोलूँगी कि भाई मुझे पैसे चाहिए, मुझे 20 रुपये चाहिए, तो आप वो मुझे 20 रुपये दीजिए, मेरे 100 रुपये में से मुझे 20 रुपये दे दीजिए, तो वो 20 रुपये मुझे दे देगी। लेकिन जो 80 रुपया है वो भी आपका बैंक में भी पड़ा हुआ है, लेकिन बैंक क्या करेगा, उस 80 रुपये को किसी को भी फॉर्म में, मतलब लोन की फॉर्म में वो आगे यूज़ कर सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप बी क्या है कि अ पर्सन कॉल्ड बी अप्रोचेज द बैंक टू टेक अ लोन ऑफ ₹80। एक पर्सन जो है वो बैंक में जाता है और वो 80 रुपये का लोन लेता है। आफ्टर द बैंक गिव्स दिस लोन, बैंक जो है वो उसको वो लोन तो दे देता है, ठीक है, और वो लोन जो है, जो उसने बी पर्सन को लोन दिया है, वो फ्यूचर में उससे वापस भी ले लेगा। दिस मीन्स विद इंटरेस्ट, ठीक है, 80 रुपये दिया है तो क्या पता वो बैंक जो है वो उस बी पर्सन से 100 रुपया वापस ले, किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ। तो इसका ये मतलब है कि एक बी पर्सन चाहे वो शाम हो सकता है, ठीक है, उसको उन्होंने लोन दिया, तो अब बैंक जो है वो क्या करेगा, अनदर डिपॉजिट ऑफ ₹80। नाउ कैलकुलेट द टोटल डिपॉजिट विद द बैंक फर्स्ट। अब क्या करेगा, उस टोटल डिपॉजिट को फिर से क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। जैसे पर्सन ए के साथ, पर्सन ए ने 100 रुपये डिपॉजिट किया, पर्सन बी ने 80 रुपये क्या किए, लोन ले लिए। सो आफ्टर 2 स्टेप्स द बैंक हैज़ टोटल डिपॉजिट ऑफ ₹180, दैट इज 100 + 80 = 180। अब क्या हुआ, जिसने लोन लिया था उसने लोन वापस कर दिया, तो अब टोटल अमाउंट कितना हो गया, 180 रुपये हो गया, किसके पास, बैंक के पास, ठीक है। एक तीसरा पर्सन जाता है और वो लोन लेता है बैंक से, कितना बैंक, हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी द बैंक कैन गिवन एज लोन टू सी, कितना पैसा जो है वो सी को दे सकते हैं एज अ लोन। जैसे कि हमने प्रीवियस स्टेप में देखा, बैंक जो है उसने डिपॉजिट जो था वो 80 रुपये कर दिया, ठीक है, बाय क्लेमिंग द अमाउंट फ्रॉम बी, यानी कि जब उसने क्या किया, बी पर्सन से लोन वापस लिया तो उसने 80 रुपये को बढ़ा दिया। एज पर रूल इट हैज़ कीप 20% ऑफ 80 एज कैश बिफोर गिविंग फर्दर लोन टू एनीबॉडी, यानी कि जब भी किसी तीसरे बंदे को पैसा देना होगा तो उसका 20% जो है वो बैंक अपने पास रखेगी और बाकी का जितना भी होगा वो उसको एज अ लोन दे सकती है। सो 80 का 20% कितना हुआ, 16। सो बैंक जो है वो अपने पास 16 रुपये रखेगी, और जो अमाउंट है किसका, 80 में से जो लोन का अमाउंट है वो मतलब लोन कितना दे देगी, सी को, 64, ठीक है। सो द बैंक कैन गिव ₹64 एज अ लोन टू सी, यानी कि बैंक जो है वो सी पर्सन को 64 का लोन दे देगी। अगेन बाय क्लेमिंग दिस अमाउंट फ्रॉम सी, जब वो क्या करेगी, बैंक जो है वो उस सी से लोन वापस ले लेगी, ठीक है। द बैंक कैन क्रिएट अनदर डिपॉजिट ऑफ ₹64 इन स्टेप 3, तो बैंक जो है वो स्टेप 3 में 64 रुपीज़ को क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। कॉन्टिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस 2 स्टेप्स, जैसे आपने पहले 2 स्टेप्स पढ़े, आप ये आसानी से कह सकते हो कि थर्ड स्टेप में जो टोटल डिपॉजिट होगा बैंक के साथ वो कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले कितना हुआ था, सेकेंड स्टेप में जब आप उन्होंने बी बंदे से लोन लेके रख लिया था तो वो कितना था, 80 रुपीज़ थे, तो पहले 100 रुपीज़ था, फिर 80 रुपीज़ हो गया, टोटल कितना हो गया था, 184। अब क्या था, 184 आपके पास थर्ड स्टेप में 184 है और 64 जो है वो लोन रिकवर कर दिया है, और अब टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, अब टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, 244 रुपीज़, ठीक है। सो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो लोन्स देते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के ऊपर। कोलेटरल क्या होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊँगी कि कोलेटरल क्या है। इंडिया के अंदर, इन इंडिया दीज डेज बैंक्स होल्ड अबाउट 50% ऑफ देयर डिपॉजिट्स एट कैश। इंडिया के अंदर अब जो है, ठीक है, अब 20% ना होकर सिर्फ 15% रहा है, यानी कि
अब जो मैं क्या कर रही थी, 100 रुपये में से, ठीक है, 20% निकाल रही थी। अब वो 20% नहीं है, अब 100 रुपये में से सिर्फ 15% जो है वो कैश लिया जाएगा, मतलब डिपॉजिट किया जाएगा, रिजर्व किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है आगे। अब क्या था कि जो बैंक है ना, वो लोन तो दे देती है, क्रेडिट तो दे देती है, लेकिन उसके लिए बैंक क्या करती है, उनसे कोलेट्रल ले लेती है। कोलेट्रल यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है। कोलेट्रल एक ऐसा एसेट होता है जिसकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू होती है। ठीक है, ये मैं आपको अभी आगे समझाऊंगी। अब इन्होंने क्या बोला कि जब बैंक क्या करेगा, लोन देगा किसी भी इंसान को, ठीक है, उधार देगा, तो वो उससे फ्यूचर में पेमेंट वापस हासिल करने के लिए उससे कुछ प्रोमिसेस लेती है, उससे कुछ ऐसी चीज़ें अपने पास रख लेती है जिससे वो क्या कर सके कि फ्यूचर में उससे पैसा जो है वो हासिल कर सके। इसमें दो पर्पसेस हैं। बैंक वर्क एज इंटरमीडियरीज बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी डिपॉजिटर्स एंड दोज हु पीपल आर इन नीड ऑफ मनी बोरोवर्स। ठीक है, बैंक जो है वो उन दो लोगों के बीच में एक इंटरमीडिएटर का काम करता है। कौन से दो लोग? एक वो जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिनको डिपॉजिटर्स बोलते हैं, जो अपना बैंक में आके पैसा जमा करवाते हैं। एक वो लोग जो कि पैसे की तलाश में होते हैं, जिनको बोरोवर्स बोला जाता है, खरीदार बोला जाता है, या जो उधार लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, बैंक चार्ज हायर इंटरेस्ट फ्रॉम द लूजनेस एज कम्पेयर टू द इंटरेस्ट पेड टू द डिपॉजिट। द डिफरेंस बिटवीन टू रेट इज द बैंक्स प्रॉफिट। अब क्या है, दूसरा ये है कि बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो लगाती है। कब लगाएगी? जब जैसे देखिए 2 तारीख, मतलब आपने लोन लिया, बैंक आपको बोल रही है कि हर महीने की 2 तारीख को आपको लोन की इंस्टॉलमेंट को पे करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब एक पर्सन जिसने लोन लिया हुआ था, ठीक है, बोरोवर जो था, जो उधार जिसने लिया था लोन बैंक से, वो क्या है, इंस्टॉलमेंट देने से फेल हो गया है, वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया है, तो क्या होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ में क्या होगा, बैंक को ही प्रॉफिट होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे ही बताया है कि आमिर का ड्रीम हाउस कैसे बना, कैसे उसने लोन लिया। ठीक है, फिर कितना उसको जो था इंटरेस्ट, लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर कितना लगाया गया, और उसको लोन कितने मंथ के अंदर जो था वो पूरा करना था, कितने सालों के अंदर पूरा करना था, कितनी इंस्टॉलमेंट जो थी उसको पूरी देनी थी, फिर कैसे उसने ये सारी चीज़ें की। अब यहाँ पे कोलेट्रल जो है उसका मतलब बताया, मैं आपको बताती हूँ। हर लोन के ऊपर एक एग्रीमेंट, मतलब लोन जब भी दिया जाता है तो एक एग्रीमेंट किया जाता है, और उस एग्रीमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। यानी कि जैसे आपने 5 लाख का लोन लिया, आपके ऊपर 12% जो है वो इंटरेस्ट रेट लग जाएगा। यानी कि आपने बैंक को 5 लाख रुपया तो देना ही देना है, लेकिन उसके ऊपर आपको 70-80 हज़ार रुपया और देना पड़ जाएगा। ठीक है, 5 लाख के ऊपर जितना भी 12% रेट जो भी बनेगा ना, वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या है, कोलेट्रल एक ऐसा एसिड है जिसमें बोरोवर जो है, यानी कि जो उधार लेता है अपने चाहे लैंड को खरीदने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, हाउस खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए वो लोन ले रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी किसी भी चीज़ को वो गिरवी रखेगा। कोलेट्रल का मतलब होता है गिरवी रखना। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गारंटी, ताकि जब वो अगर वो लोन ना दे सकेगा, अगर वो लोन की इंस्टॉलमेंट को पूरा नहीं कर पाएगा, तो गवर्नमेंट जाके उसकी उस प्रॉपर्टी को सीज कर लेगी। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, बैंक से 5 लाख रुपया लोन ले लिया, किसी भी रीज़न से लिया हो, कोई भी चीज़ के लिए लिया हो, 5 लाख रुपया लोन ले लिया मैंने। अब क्या है कि गवर्नमेंट ने, सॉरी, बैंक ने मेरे साथ एक एग्रीमेंट साइन किया कि भाई मुझे क्या करना है, इस 5 लाख के ऊपर 12% जो है वो इंटरेस्ट रेट के थ्रू देना है, लेकिन मैं नहीं दे सकी। तो अब गवर्नमेंट जो है वो मेरे से एक एग्रीमेंट, एक बॉन्ड साइन करवाएगी। उस बॉन्ड में वो गवर्नमेंट ने लिखा, बैंक ने लिखा होगा कि आपको क्या करना है, अगर आप अपने इस लोन की इंस्टॉलमेंट्स को पूरा नहीं कर सके, तो हम आपका घर जो है वो गिरवी रख लेंगे, यानी कि आपको आपके घर से बेदखल कर देंगे, और वो प्रॉपर्टी जो है वो बैंक के अंदर आ जाएगी। फिर बैंक क्या करती है, जो भी मतलब पैसा चीज़ जो वो अपने पास रखती है एज अ सिक्योरिटी, एज अ गारंटी, वो उसको बेचकर अपना पैसा जो है वो पूरा कर लेती है। ठीक है, तो बहुत सारी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जब भी आप लोन लेने जाते हो, तो वो वहाँ पे आपको बैंक के अंदर पूरी करनी होती है। तो यही चीज़ बोली हुई है यहाँ पे कि कोलेट्रल एक ऐसा एसेट है, एक ऐसी संपत्ति है, जब कोई भी खरीदार मतलब उधार लेने के लिए बैंक में जाता है, लोन लेने के लिए बैंक में जाता है, तो उसको अपनी
जैसे घर हो गया, बिज़नेस हो गया, बिज़नेस का कोई भी एसेट हो गया, ज़मीन होगी, गाड़ी होगी, या कोई भी डिपॉजिट जो भी उसने बैंक के अंदर किए होंगे, उसको एज अ गारंटी के तौर पर, एज अ कोलेट्रल, एज अ मतलब सिक्योरिटी के तौर पर लोन को बैंक को देना पड़ेगा, ताकि जब वो लोन नहीं पूरा कर पा रहा है तो बैंक जो है वो उसको, उस कोलेट्रल को, उस एसेट को यूज़ करके अपना लोन जो है, अपना इंस्टॉलमेंट जो है लोन की, वो पूरी कर सके। ठीक है, यही इसमें बताया हुआ है। अब आगे देखिए क्या है। लोन फैसिलिटी जो है वो एक इंडिविजुअल को, बिजनेस को दी जाती है, ताकि वो अपनी शादी कर सके, या अपना घर खरीद सके, या अपनी एजुकेशन की, अपने बच्चों की एजुकेशन की नीड्स को पूरा कर सके। हाउएवर वन लोन repayment becomes impossible due to certain reasons. In this case, loans push the borrower into a situation where recovery is very painful. This is usually called a debt trap. यहाँ पे ये क्या बोला है, बैंक लोन तो दे देगी, कंडीशन देख के लोन तो दे देगी, ठीक है। अब क्या है, जब वो बंदा उस लोन को पूरा नहीं करेगा तो लोन, बैंक जो है वो उस बंदे की जो कंडीशन होगी उधार लेने वाले की, वो बहुत ही दर्दनाक हो जाएगी। वो पूरी तरह से डेब्ट ट्रैप हो जाएगा, यानी कि वो पूरी तरह से कर्ज में दबोचा जाएगा, कर्ज में डूब जाएगा, कर्ज में ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि एक कॉमन मैन को उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ के साथ क्या करता है, सर्व करता है। जैसे कि आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा, सेविंग बैंक अकाउंट जो है ये एक सबसे ईजीएस्ट वे है अपनी सेविंग्स को शुरू करने का, यानी कि बैंक के अंदर अपने डिपॉजिट्स को शुरू करने का, ठीक है। मतलब आप इस सेविंग बैंक अकाउंट के थ्रू अपनी किसी भी तरह की डिपॉजिट जो है वो कर सकते हो, जिसमें क्या है, आपको सबसे पहले आपको एक बैंक अकाउंट खोलना होगा, फिर उसके बाद अपना पैसा जो है वो बैंक के अंदर डिपॉजिट करना होगा, और उस पैसे को आप कभी भी बैंक से निकलवा सकते हो, विड्रॉ करवा सकते हो। अब क्या है, ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वही इसमें आगे बताया हुआ है। ये देखिए, हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, क्योंकि पूरा लाइन टू लाइन पढ़ना भी जो है वो यहाँ पे सिर्फ यही बताया हुआ है कि कैसे एक इम्पॉर्टेंट जो है, मतलब एक इंसान जो है वो अपना बैंक अकाउंट जो है वो खोल सकता है, ठीक है। तो वो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं उसके। पहला है, चूज़ अ बैंक इन विच यू वांट टू ओपन एन अकाउंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बैंक जो है वो चूज़ कर लेना है, और वहाँ पे जहाँ पे भी आप अपना जिस भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हो वो आपने चूज़ करना है, चाहे वो SBI हो, चाहे वो JNK बैंक हो, चाहे वो PNB हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, ठीक है। कोई भी बैंक जहाँ पे भी आप खुलवाना चाहते हो वहाँ आप चाहोगे। इसमें आपको क्या करना है, बैंक को सबसे पहले चूज़ करना है जहाँ पे आपने अकाउंट खुलवाना है, ठीक है। बहुत सारे हमारे बैंक्स, हमारे स्टेट के अंदर भी बहुत सारे ऑपरेशनल बैंक्स हैं, ठीक है, जिसमें आपको JNK बैंक आ जाता है, जिसको आप JNK बैंक बोलते हो। आप यहाँ पे भी जाके अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। उसके बाद आपका आ जाएगा, फिल अप द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, आपको क्या करना है, उस फॉर्म को आपने फिल करना है ताकि आप अपना अकाउंट खुलवा सको। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछी जाती है, जैसे आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, फ़ोटोग्राफ वगैरह जो है वो आपको वहाँ पे फिक्स करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है, सबमिट द फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म। फिर जब आप वो फॉर्म फिल कर लेते हो, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना पड़ता है। फिर जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर दोगे तो आपको बैंक ऑफिसर को अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करवाना है। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट द बैंक में आस्क फॉर नेसेसरी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। आपको ये चीज़ अपने दिमाग में डालनी होगी, या आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जब भी आप फॉर्म जो है वो सबमिट करवाने जाओगे तो आपको वहाँ पे अपने से रिलेटेड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो है, जैसे आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, ठीक है, कहाँ रहते हो, आपकी आइडेंटिफिकेशन का प्रूफ हो गया, वो आपको देना पड़ता है। आफ्टर सिक्योरिटी ऑफ द सेम द बैंक में इशू एन अकाउंट नंबर। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो बैंक जो है आपको आपका अकाउंट नंबर जो है वो इशू कर देगा। उसके बाद क्या है, रिसीव नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द बैंक। कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप बैंक से लेंगे, जैसे आफ्टर कंप्लीशन एंड सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द फॉर्म द बैंक इशूज़ एन अकाउंट नंबर। ठीक है, जैसे ही आप अपना फॉर्म को फिल करोगे और उसको सक्सेसफुली सबमिट कर दोगे तो बैंक आपको एक अकाउंट नंबर देगा। बैंक आपको एक पासबुक भी देता है, ठीक है, एक छोटी सी बुक देता है जिसको पासबुक बोला जाता है, जिसमें आपके अकाउंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे दी होती है, यानी कि आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, कहाँ के रहने वाले हो, आपका फ़ोटो। फिर वहाँ पे जितने भी आप कैश डिपॉजिट करवाते हो या विड्रॉल करवाते हो वहाँ पे आपकी मेंशन किया जाता है टाइम टू टाइम। The passbook serves as an important documentary link between bank and account holder. The bank may also issues ATM card. अब यहाँ पे ये बोला हुआ है कि जो ये पासबुक होती है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक का काम करती है बैंक के बीच में और एक अकाउंट होल्डर के बीच में। अकाउंट होल्डर कौन हो गया, जिसने बैंक के अंदर जाके अकाउंट खुलवाया है,
ठीक है। बैंक जो है वो कई बार एटीएम कार्ड को भी इशू करता है। कई बार क्या मतलब, हर टाइम आप जब भी बैंक अकाउंट अपना खुलवाओगे तो आप एटीएम कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए भी आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। प्रोसीजर फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट, एक अकाउंट को खोलने के लिए क्या क्या तरीके हैं। ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट रिक्वायर्स फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट फॉर्मेलिटीज लाइक सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अकम्पनीड बाय नेसेसरी डॉक्यूमेंट। द प्रोसेस इज एज यही चीज़ आपको नीचे बताई हुई है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जब भी आप एक बैंक अकाउंट को खोलोगे, उस बैंक अकाउंट को खोलने के लिए आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है। जैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, फिर उसके बाद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वो सबमिट करवाना है। प्रोसेस क्या है इसका, देखिए सबसे पहले फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया, जिसमें आपको नेम, पेरेंट एज, रेजिडेंस और जितने भी रेलिवेंट डिटेल्स हैं उनको फिल करना होता है। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर साइन भी करना है। फोटोग्राफ जो है वो आपको एक स्पेस दी होती है, वहाँ पे फोटोग्राफ को पेस्ट करना है। फिर उसके बाद आपको कुछ फोटोस्टैट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अटैच करना होता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, ठीक है, आईडी कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, जो जो वहाँ पे बोला होगा वो आपको फोटोस्टैट जो है वहाँ पे अटैच करना होगा। फिर उसके बाद क्या है, आप अपना जो फॉर्म है वो बैंक मैनेजर को सबमिट करवाओगे। देन उसके बाद आपको एक पासबुक मिल जाएगी आपके अकाउंट नंबर की। पासबुक इज़ अ डॉक्यूमेंट वेयर, पासबुक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे बैंक और एक अकाउंट होल्डर के बीच में क्या होता है, जितनी भी फाइनेंशियल मतलब एक अकाउंट होल्डर जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करवाता है या फिर जितने भी डिपॉजिट्स करवाता है तो वो उसके बीच में, उस पासबुक के बीच में क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। देन उसके बाद क्या है, बाय अडॉप्टिंग द अबव प्रोसेस योर अकाउंट विल बी ओपन बाय द बैंक। जितना भी प्रोसेस आपको ऊपर बताया गया है, जब ये आप सारी मतलब पूरा कर लोगे, प्रोसेस को पूरा कर लोगे, इन स्टेप्स को फॉलो कर लोगे तो बैंक जो है वो आपका अकाउंट जो है वो ओपन कर देगा। अब क्या है, डिपॉजिटिंग मनी इन अ सेविंग्स बैंक अकाउंट। अब क्या है, सेविंग्स बैंक अकाउंट में आप अपना पैसा जो है वो जमा करवा सकते हो, ठीक है। ये आपको एक पिक्चर बताई हुई है, तो आप कैसा अपना पैसा यहाँ पे जमा करवा सकते हो, उसके लिए भी डिफरेंट पॉइंट जो है वो स्टेप्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले अप्रोच द बैंक वेयर यू हैव टू डिपॉजिट द कैश। आप क्या करोगे, जहाँ पे आपने अपना बैंक अकाउंट खोला है वहाँ पे आप जाओगे और वहाँ पे अपना जाके क्या करोगे, कैश को डिपॉजिट करवाओगे। फिल अप द पे इन स्लिप, ठीक है। मैं अब आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ, आपको क्या मिलेगी, एक स्लिप मिलेगी। उस स्लिप में आपको डेट, आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, ठीक है, अमाउंट कितना आपने डिपॉजिट करवाना है, आपके सिग्नेचर जो है, ब्रांच का नाम क्या है आपके, वो सारा आपको उसके ऊपर लिखना पड़ता है। और उसको मतलब एक लंबी सी स्लिप होती है, ठीक है। उस स्लिप को क्या करता है, एक हिस्सा जो है वो बैंक अपने पास रख लेती है और एक हिस्सा जो है वो आपको वापस दे दिया जाता है। थर्ड स्टेप क्या है, अप्रोच द रिसिप्ट काउंटर। फिर आपको वहाँ पे उस स्लिप को फिल करने के बाद आपको रिसिप्ट काउंटर में जाना पड़ता है और वो काउंटर में जाके आपको वो स्लिप जो है वो उनको बैंक के ऑफिसर्स को वो देनी पड़ती है। जब वो आप उनको दोगे तो वो वहाँ पे देखेंगे कि कितना पैसा आपने डिपॉजिट किया, ठीक है। फिर वो आपके कंप्यूटर पे आपका अकाउंट चेक करेंगे, फिर वो आपको बोलेंगे कि ठीक है, एक स्लिप आपको दे देंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे, आपको वहाँ से जाने के लिए बोलेंगे। फिर आपको क्या करना है, वो स्लिप वहाँ से लेनी है। जितना भी सारा प्रोसेस होगा डिपॉजिटिंग कैश का वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपको एक रिसिप्ट जो है वो वापस दे देंगे, ठीक है। पे इन स्लिप एज हैज़ बिन डिस्कस्ड इन पॉइंट 2 अबव। फिर कीप द रिसिप्ट ऑफ एट सेफ प्लेस। कई बार क्या होता है कि कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पैसा सबमिट नहीं हो पाता है और आपको कई बार मैसेज नहीं आता है, ठीक है। वो कुछ भी इशू रह सकता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, एक जो है ये ऐसे स्लिप सी होती है, ठीक है। इसके बीच में ऐसे 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 ये एक ऐसा होता है, इस तरफ भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है और इस तरफ भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। ये जो स्लिप होती है ना, ये बैंक अपने पास रख लेता है और ये जो छोटी सी स्लिप होती है ये बैंक आपको वापस दे देता है यहाँ पे अपने साइन वगैरह करके, ठीक है। तो कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पैसा जमा नहीं हो पाता है, तो वो अगर आपके पास स्लिप होगी तो आप उस स्लिप के लेके बैंक में जा सकते हो और आप उनको पूछ सकते हो कि भाई क्यों आपका पैसा जो है वो जमा नहीं हुआ है। यहाँ तक समझ आया आपको। अब क्या है, यहाँ पे बताया है कि कैसे आप अपना पैसा जो है वो सेविंग अकाउंट, बैंक के सेविंग अकाउंट से विड्रॉ करवा सकते हो। यहाँ पे भी आपको 2 मेथड्स बताए हैं। एक ये है कि आप बैंक में जाके सीधा पैसा निकलवा सकते हो और दूसरा आपको बताया है एटीएम के थ्रू आप पैसा जो है वो कैसे निकलवा सकते हो। तो कैश जो है वो 2 तरीक़ों से निकाला जा सकता है, वही मैंने आपको अभी बोला, बाय विजिटिंग द ब्रांच। पहले आपको खुद जाके बैंक में जाना होगा, वहाँ पे आपको एक विड्रॉवल फॉर्म जो है वो आपको फिल करना पड़ेगा। देखिए, डिपॉजिट के लिए, पैसा जमा करवाने के लिए अलग स्लिप होती है और पैसा निकलवाने के लिए अलग स्लिप होती है, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पे लिखा भी होता है पे इन स्लिप। जहाँ पे पे इन स्लिप लिखा होगा दैट मीन्स कि आपको डिपॉजिट करवाना है, और जहाँ पे विड्रॉवल कैश लिखा होगा वहाँ पे आपको मतलब पैसा विड्रॉ करवाना है।
तो एक पर्सन जो है वो क्या करेगा, बैंक में जाएगा, उस विड्रॉवल फॉर्म को फिल करेगा और वो जाके किसको दे देगा, अपनी पासबुक भी आपको लेके जानी पड़ेगी, ठीक है, और आपको साइन भी वहाँ पे करना पड़ सकता है उस विड्रॉवल फॉर्म के ऊपर पैसा निकलवाने के लिए। फिर क्या है, चेक के थ्रू भी पैसा जो है वो निकाला जा सकता है। जैसे कोई इंसान जो है वो काम कर रहा है या फिर किसी से पैसा लेना था, उसके पास कैश नहीं थी, तो वो उसको चेक दे देगा, तो वो चेक लेके बैंक अकाउंट में जाएगा, फिर वो बैंक ऑफिसर के पास जाएगा, उसको वो चेक दिखाएगा, अगर वो चेक सही होगा तो पैसा जो है वो उसके उस अकाउंट होल्डर जिसने वो चेक दिया था उसके अकाउंट से पैसा जो है वो विड्रॉ करके आपको दे दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब सेकंड स्टेप इसमें क्या है, एटीएम। तो एटीएम आप सबको पता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आपको प्लास्टिक मनी के बारे में मैंने बताया था, जिसमें आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। तो एटीएम में आप एटीएम जाके वहाँ पे आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ करके आप सेविंग बैंक अकाउंट से या सेविंग अकाउंट से आप अपना पैसा जो है वो विड्रॉ करवा सकते हो। सबसे पहले आप वहाँ जाओगे, ठीक है, एटीएम जाओगे, वहाँ पे आप अपना कार्ड को, आपको एटीएम के अंदर जो है वो, इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो बताया हुआ है, तो मैक्सिमम बच्चों को पता भी होगा कि कैसे एटीएम से पैसा निकाला जाता है, तो जिनको नहीं पता मैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहले आप कहाँ गए, आप जो है वो एटीएम के अंदर गए, ठीक है, वहाँ पे आपको एक मशीन दिखेगी, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कैसी होती है वो। वहाँ पे जाने के बाद उस मशीन के अंदर आपको क्या करना होता है, पैसा जो है, सॉरी, कार्ड जो है वो अंदर डालना होता है। फिर वो आपको एटीएम जो मशीन है वो आपको पिन के लिए बोलेगी, ठीक है, आपको जो भी आपका पिन होगा, एटीएम का पिन होगा, वो आपको वहाँ पे जो है वो इंसर्ट करना होगा। फिर उसके बाद जो है मशीन जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस लेके आएगी कि मतलब सेविंग्स में से आपने पैसा निकालना है, करंट में से निकालना है, क्या करना है, वो सारे आपको वहाँ पे स्क्रीन पे दिखेंगे। फिर आपने जितनी ट्रांजैक्शन करवानी होगी उतना पैसा आपको वहाँ पे एंटर करना होगा और अपना ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी ईजिली निकल जाएगी, ठीक है। और साथ में आपको एक स्लिप भी मिलती है लास्ट में, जिसमें आपको बताया होता है कि अब आपने इतना पैसा निकलवा लिया है और अब आपके अकाउंट में कितना पैसा जो है वो रिमेनिंग है। होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये एटीएम है आपका, ये एटीएम मशीन है आपकी, देखिए इस तरह की होती है। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पे पैसा, यहाँ ये जो स्क्रीन है, यहाँ पे कहीं पे आपकी जो वो कार्ड है वो डाला जाता है। यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है, आई थिंक यही जगह है जहाँ पे कार्ड डाला जाता है, ठीक है। फिर क्या है, ई बैंकिंग क्या होता है, तो ई बैंकिंग जो है, ई बैंकिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। अब इसमें क्या है, ये एक फैसिलिटी जो है बैंक के द्वारा दी गई है, जिसमें क्या होता है, बेसिक डाटा का यूज़ करके बैंक की आप हर एक चीज़ को देख सकते हो, ठीक है, जिसको आप इंटरनेट सर्विसेज बोलते हो। बैंक ने एक इंसान को, जिसका भी अकाउंट होगा, उसको इलेक्ट्रॉनिकली एक एक्सेस दिया है कि वो क्या कर सकता है, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो डालकर किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकता है। अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को अप्लाई करके एक अकाउंट होल्डर जो है वो अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है और एक्सेस कर सकता है, यानी कि चला सकता है। कैसे चला सकता है, आपने एम पे के बारे में सुना होगा, भीम के बारे में सुना होगा, पेटीएम के बारे में सुना होगा। ये कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की ऐसी ऐप्स वगैरह हैं जो कि मतलब बैंक ने अप्रूवल दिया हुआ है इनको कि इनके थ्रू आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। जैसे आपको किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है, आप अपने बैंक अकाउंट में क्या करोगे, अपना बैंक अकाउंट में अपना नाम डालकर, अपना यूज़र नेम डाल के, पासवर्ड डाल के आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी पैसा पे कर सकते हो। फिर आप यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं, आपको मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन जो हैं वो बैंक से कैसे की जाती हैं, उसमें मैंने आपको यूटिलिटी ट्रांजैक्शन के बारे में बताया था, जिसमें क्या होता है, आप अपने बिल्स वगैरह जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, फ़ीस होगी आपकी, ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी होगी, कोई भी तरह की फ़ी होगी, या किसी को अपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, वो आप इसके थ्रू कर सकते हो, ई बैंकिंग के थ्रू। फिर आता है मेजर्स ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ई बैंकिंग। किस किस तरीके से आप अपने ई बैंकिंग को सिक्योर कर सकते हो और इसकी सुरक्षा कर सकते हो। तो इसके लिए आपको 2 पॉइंट्स को पता होना चाहिए। जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ना, ये किसी भी पर्सन को आप नहीं बताओगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका अकाउंट खाली भी हो सकता है, ठीक है। बाय डिस्क्लोजिंग द सेम मे बी मिसयूज एंड लेड टू बैंक फ्रॉड। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो इससे क्या होगा, आपका जो अकाउंट होगा उसका मिसयूज़ किया जा सकता है और इससे क्या है, बैंक के साथ फ्रॉड भी हो सकता है बहुत बड़ा, इसलिए ये चीज़ करना इलीगल माना जाता है। दूसरा क्या बोला हुआ है, इट इज़ बेटर टू यूज़ पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर्स एट पब्लिक प्लेसेस। यानी कि अगर आपको किसी भी तरह का
बिल पे करना है या फिर आपको क्या करना है, किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो ये बहुत आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि आप क्या करो, किसी का कंप्यूटर ना यूज़ करो, किसी का फ़ोन यूज़ मत करो, किसी का लैपटॉप यूज़ मत करो, बल्कि आप अपना पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन यूज़ करके ये सब चीज़ें जो है वो कर सकते हो, ठीक है। किसी भी पब्लिक प्लेस का कंप्यूटर मत यूज़ कर अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करो, सो दैट कि आप इससे क्या कर सकते हो, ई बैंकिंग की सिक्योरिटी और सेफ्टी को कायम रख सकते हो। लास्ट आपका आता है रोल ऑफ पोस्ट ऑफिस इन सेविंग्स, मतलब पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग्स जो है वो किस तरह से की जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, पोस्ट ऑफिस जो है वो आपको इंडिया के अंदर मतलब दूर दराज के गाँवों में भी देखने को मिलेगा और क्या है सिटीज़ में भी देखने को मिलेगा, मॉडर्न सिटीज़ के अंदर। पोस्ट ऑफिस जो है ये सेविंग बैंक अकाउंट की ओल्डेस्ट और बहुत ही पुरानी लार्जेस्ट बैंकिंग सिस्टम है कंट्री के अंदर, यानी कि यहाँ पे भी पैसा जो था वो जमा करवाया जाता था, ठीक है, अर्बन में भी और रूरल एरियाज़ में भी। अब यहाँ पे क्या था, दीज सर्विसेज आर ऑफर्ड एज एन एजेंसी सर्विस फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो जितनी भी सर्विसेज जो भी दी जाती हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उनके द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। जो इंडियन पोस्ट नेटवर्क है, जहाँ पे देखिए क्या है, जो इंडिया का पोस्ट नेटवर्क है जहाँ पे मतलब 15,05,000 जो है, सॉरी 1,55,000 जो भी मतलब ब्रांचेस है किसकी, इंडिया पोस्ट नेटवर्क की, वो फैली हुई है। और ये मतलब किसके ट्वाइस है, कमर्शियल बैंक्स के दुगनी है, यानी कि अगर कमर्शियल बैंक कितना है, लगा लो आप 50,000 है, तो ये दुगनी है उससे, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेरियस स्कीम्स जो हैं वो की जाती हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर। ये आपको स्कीम्स बताई हुई है, जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, कैसे अकाउंट जो है, सेविंग अकाउंट जो है पोस्ट ऑफिस के अंदर किया जाता है, 5 ईयर पोस्ट ऑफिस रिक्यूरिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, 15 ईयर पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, 5 ईयर्स नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 10 ईयर्स नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये वो स्कीम्स हैं जो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स हैं जो कि पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है लोगों को, यानी कि लोग जो है वो पोस्ट ऑफिस के अंदर भी अपना पैसा जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो आपने पढ़ा कि मनी जो है वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे बनी, ठीक है, इसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ा। फिर आपने डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो मनी की उसके बारे में पढ़ा, कैसे बैंकिंग सिस्टम जो है वो हमारे मनी के साथ लिंक्ड करता है, ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा। ऑन वन साइड आर द डिपॉजिटर्स, एक तरफ आपने पढ़ा कि जो डिपॉजिटर्स हैं वो अपना बैंक में जाके पैसा जमा करवाते हैं, और दूसरी तरफ आपने देखा कि उधार लेने वाले लोग जो हैं वो बैंक आते हैं और अपना वहाँ से पैसा उधार लेके जाते हैं। हमने जो है वो पढ़ा कि कैसे एक सेविंग बैंक अकाउंट जो है वो उसको ओपन किया जाता है, पैसा कैसे वहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है, विड्रॉ कैसे किया जाता है अकाउंट से, पोस्ट ऑफिस का क्या रोल रहा हमारी सेविंग्स को जनरेट करने में, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो कैसे रही, मतलब लोन्स और क्रेडिट जो है वो कैसे दिया जाता है, क्रेडिट एज वी सा कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्रेडिट जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, या फिर ये एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहा, और एक तरह से ये क्या है, जो उधार लेने वाले हैं ना उनके लिए एक मुसीबत का मतलब कारण भी बना, एक मुश्किलात का कारण बना। क्यों? क्योंकि लोन तो वो ले लेते थे लेकिन उनको इंस्टॉलमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो पे करना पड़ता था। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 जिसको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब इसका जो एक्सरसाइज पोर्शन है वो हम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको कोई डाउट है या कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। पूरा चैप्टर मैंने आपको बता दिया है, तो मैं फिर से बोलूँगी, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इस चैप्टर का तो वो पहले फर्स्ट पार्ट देख लें, उसके बाद इस पार्ट को देखें, ठीक है, तभी आपको पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ आएगा। तो अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।